हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक ग्रीन एनर्जी कंप्लीट कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट समझ में आने वाला है। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे, तो इसको हमने ब्रॉडली 12 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, भाई ग्रीन एनर्जी होती क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी होती है। फिर अलग अलग टाइप की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उनका की कंसेप्ट क्या होता है, भाई किस तरीके से एनर्जी जनरेट होती है, वर्किंग क्या है। फिर स्मार्ट ग्रिड, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और इंडिया के अंदर क्या क्या पॉलिसीज़ हैं और एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ग्रीन एनर्जी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हम 6 से 7 क्वेश्चन आने की उम्मीद कर सकते हैं। और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, इससे जितने क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। कोई फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी एक अलग बात है, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और कंसेप्ट बेस आप सभी कर देंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए ज़्यादातर सब्जेक्ट की मैराथन वीडियो हम कर चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट हमारे बचे हुए हैं, उनको भी हम आने वाली वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो अभी तक आपने उन सब्जेक्ट की मैराथन वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उनको देख सकते हैं। बच्चे उसको काफ़ी पसंद करने लग रहे हैं और जिस तरीके से वे क्रिएट की गई है स्पेशल एग्जाम के लिए, तो अगर आपने वे देख ली तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और आप सभी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम वापस अपने लेक्चर के ऊपर ही आ जाते हैं। हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रीन एनर्जी। चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर, इंट्रोडक्शन टू दी ग्रीन एनर्जी। भाई ग्रीन एनर्जी होती क्या है, तो ग्रीन एनर्जी रेफर टू एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल रीन्यूएबल सोर्सेज दैट हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन दी एनवायरनमेंट। अब बच्चे इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूज रहेंगे कई सारे कि वे रीन्यूएबल एनर्जी को ही ग्रीन एनर्जी से कन्फ्यूज कर देंगे। जी नहीं, रीन्यूएबल एनर्जी जरूरी नहीं है कि ग्रीन एनर्जी हो, लेकिन ग्रीन एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी ही होगी। तो ग्रीन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो रीन्यूएबल सोर्सेज से और नेचुरली और उसका एनवायरनमेंट के ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट हो, ऐसे सोर्सेज जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो ग्रीन एनर्जी कहलाएगी। दीज रीजनरेट नेचुरली एंड एमिट लिटल टू नो ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग द जनरेशन। जब ग्रीन एनर्जी को हम जनरेट करते हैं तो कोई भी ग्रीन हाउस गैस या फिर बहुत कम ग्रीन हाउस गैस जनरेट होती है। ग्रीन एनर्जी के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो सोलर एनर्जी, जो भाई सन की से हमें एनर्जी मिलती है, तो सन की लाइट तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। विंड एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो पावर, जियो थर्मल एनर्जी, ओशियन एंड टाइडल एनर्जी, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब ग्रीन एनर्जी के एग्जाम्पल है। अब हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। एक तो होती है कन्वेंशनल एनर्जी, जो भाई एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, ढेर सारा कार्बन एमिशन करती है, जो हमें ऑयल से, कोयले से, नेचुरल गैस से हमें देखने को मिलती है, भाई मिलती है हमें। फिर आती है रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, टाइम टू टाइम वो वापस रीजनरेट हो जाती है, तो वो रीन्यूएबल एनर्जी। एग्जाम्पल इसके क्या, भाई जो वाटर से, सनलाइट से, एयर से हमको एनर्जी मिलती है। अब इस रीन्यूएबल एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट होता है ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी और रीन्यूएबल एनर्जी के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। जो रीन्यूएबल एनर्जी होती है उसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन जो ग्रीन एनर्जी होती है उससे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ग्रीन एनर्जी सभी रीन्यूएबल एनर्जी होती है, लेकिन सभी रीन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी नहीं होंगी। हमें ग्रीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। जो फ्यूजल फ्यूल्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें ग्रीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एनर्जी सिक्योरिटी, जो फ्यूजल फ्यूल्स होते हैं वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं और वो ख़त्म भी हो सकते हैं, इस वजह से हमें ग्रीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, मीट्स द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस। जो फ्यूचर जनरेशंस की नीड का भी ध्यान रख के भाई हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए, इस वजह से हम ग्रीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। ग्रीन एनर्जी से पोल्यूशन कम होता है, इससे जॉब की क्रिएशन होती है। तो नेक्स्ट आता है रीन्यूएबल एनर्जी और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के बीच में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को देख लेते हैं। वैसे तो आपको ये चीज़ पता ही होगी, बेसिक सा कंसेप्ट है। रीन्यूएबल एनर्जी जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्या कभी भी रीन्यूएबल एनर्जी खत्म नहीं होती। जैसे सनलाइट कभी खत्म हो सकती है, एयर, वाटर, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और ये खत्म हो सकती है। इसका एग्जांपल क्या है,
कोयला हो गया, ऑयल हो गई, नेचुरल गैस हो गई, तो ये लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है और ये ख़त्म हो सकती हैं। रीन्यूएबल एनर्जी से बहुत कम एमिशन निकलता है, हम इसको जीरो एमिशन नहीं कह सकते लेकिन लो एमिशन कहेंगे। एनवायरनमेंट का ऊपर इसका मिनिमम इम्पैक्ट होता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का सिनेरियो देख लेते हैं, इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट नॉन फ्यूजिल फ्यूल कैपेसिटी से हम एनर्जी को जनरेट करेंगे। नॉन फ्यूजिल फ्यूल का क्या मतलब है भाई, जो कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गई, उसके अलावा उसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी आ जाती है, नॉन रिन्यूएबल भी आ जाती है, लेकिन ये टारगेट आपको पता होना चाहिए। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर, सोलर सब कुछ मिला के हमारा टारगेट कितना है 500 गीगावाट, और हम अचीव कितना कर चुके हैं 200 गीगावाट का टारगेट हम अचीव कर चुके हैं अक्टूबर 2024 तक। फिर हम देख लेते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या क्या है। तो जो पेरिस एग्रीमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, बहुत को पेपर्स में इसके बारे में पूछा जाता है। तो 2015 के अंदर पेरिस में इसको साइन किया गया था, और इसका टारगेट क्या है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे। भाई अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग रहा है, वो हम सबको पता है, लेकिन अर्थ का टेम्परेचर ये नहीं कि अब कितना भी इंक्रीज हो जाए 10 डिग्री 15 डिग्री, वो तो बहुत खतरनाक है और उसको जीरो करना भी मुश्किल है। तो हमने एक नॉर्मल सा टारगेट लिया है कि भाई हम अर्थ के टेम्परेचर को 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो ये हमारा कौन सा एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट था। एक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7। जो गोल नंबर 7 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो किसके बारे में कहता है, एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, यानी सभी तक अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी की पहुंच रही, ये कौन कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7। तो ये 2 इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेज के एडप्शन में चैलेंजेस क्या क्या है, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ये इंटरमिटेंट नेचर की है, ये कॉन्टिन्यूस अवेलेबल नहीं रहती। जैसे सोलर एनर्जी जब सनलाइट रहेगी तभी मिल सकती है, विंड एनर्जी जब भाई एयर फ्लो कर रही होगी हमें तभी मिल सकती है। और फिर इसके अंदर और कौन सी प्रॉब्लम है, स्टोरेज एंड ग्रिड इंटीग्रेशन के इसके अंदर इशू आते हैं। तो इसके साथ दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 1 तो खत्म हो गया, आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा सोलर एनर्जी होती क्या है। अब हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा सोलर एनर्जी, जो हमने भाई इंट्रोडक्शन के अंदर अलग अलग एनर्जी पढ़ी उनके बारे में देखेंगे भाई वे कैसे काम करती हैं। सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी इज द रेडियंट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन हार्नेस यूजिंग द वेरियस टेक्नोलॉजीज सच एज द फोटोवोल्टिक, सोलर थर्मल एंड सोलर आर्किटेक्चर। सोलर एनर्जी क्या हुई, यानी कि जो सनलाइट होती है और सन की जो हीट होती है उसकी मदद से जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, सोलर एनर्जी कहेंगे। इंडिया ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर आता है। ट्रॉपिकल बेल्ट कौन सी हो गई, जो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आती है। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारी इक्वेटोरियल एक्सिस है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच का जो ये वाला रीजन है ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। इंडिया जैसे कि ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर है तो वहाँ पे सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा आता है। कितना आता है, 4 से 7 किलोवाट पर आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। अब आपको ये वैल्यू बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने वीडियो में देख ली कि जो 4 से 7 हम मेजर किस में करेंगे, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे के अंदर हम इसको सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं। कुछ इसके कंसेप्ट होते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सोलर कॉन्स्टेंट। ये सोलर कॉन्स्टेंट क्या होता है, सोलर कॉन्स्टेंट होता है भाई वो सोलर एनर्जी जो अर्थ सरफेस के ऊपर पर यूनिट एरिया पहुंचने लग रही है परपेंडिकुलर टू दी सन रेज, और इसको हम किसके अंदर मेजर कर सकते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर के अंदर इसको हम मेजर कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 1366 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है सोलर एनर्जी। टिल्ट एंगल, ये टिल्ट एंगल क्या होता है, तो जो आपका सोलर पैनल है और सन की जो रेज आने लग रही है अर्थ तक, तो जो आपका सोलर पैनल है वो ग्राउंड सरफेस से कितने डिग्री के एंगल पे हमने लगा रखा है ताकि मैक्सिमम सनलाइट उसके ऊपर आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, टिल्ट एंगल कहेंगे। एंगल बिटवीन द पैनल एंड द ग्राउंड, ग्राउंड और पैनल के बीच में जो एंगल है उसको हम टिल्ट एंगल कहेंगे। वो तो भाई एरिया के हिसाब से, भाई एक दिल्ली में मान लो 45 डिग्री पे लगेगा, चेन्नई में 20 डिग्री पे, तो हमें तो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन चाहिए, उस हिसाब से इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो ये आपकी अर्थ होती है, भैया आपने पता भी होगा, ये जो बिल्कुल बीच से जाती है ये इक्वेटोरियल एक्सिस होती है। ऊपर जहाँ अर्थ है, अर्थ कह रहा हूँ, इंडिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं।
नीचे जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.45 डिग्री के लैटिट्यूड पे होती है ये। तो डेक्लिनेशन एंगल क्या हो गया, जो सन की रेज होती हैं अर्थ के सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं उसी को हम डेक्लिनेशन एंगल कहेंगे, और ये सीजन टू सीजन वेरी करेगा। जैसे 21 जून को सूरज हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सीधी किरणें आती हैं, और जब सर्दी होती है तब जो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड है यानी कि नीचे की तरफ, वहाँ बिल्कुल सीधी सिर के ऊपर किरणें आती हैं। तो सीजन के साथ ये वेरी करता रहता है। भैया आपको भी पता है जो सन होता है सर्दियों के अंदर दक्षिण की तरफ झुक जाता है और गर्मियों के अंदर नॉर्थ की तरफ झुक जाता है। नेक्स्ट आता है एयर मास। ये एयर मास क्या होता है, एयर मास क्वांटिफाई द एटेन्युएशन ऑफ द सोलर रेडिएशन एज इट पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, रिप्रेजेंट द पाथ लेंथ ऑफ द सनलाइट रिलेटिव टू द शॉर्टेस्ट पाथ व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। तो क्या समझ में आया आपको, भाई जब सूरज आपके बिल्कुल सिर के ऊपर होगा तब सूरज की किरणों को अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करने में कम टाइम लगेगा और कम लेंथ लगेगी, लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो जो सूरज की किरणें होती है उसको पास करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं, एयर मास का यूज करते हैं। ये हमें क्या बताएगा, जो सोलर रेडिएशन है उसकी पावर कम कितनी हो गई। एटेन्युएशन का मतलब क्या हुआ, भाई सोलर रेडिएशन हमारी कमजोर कितनी होने लग रही है। AM0 का क्या मतलब है, भाई जो सोलर रेडिएशन है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई, जैसी सन से निकली है वैसी ही पहुंच गई। और AM0 कहाँ पे होती है, आउटसाइड दी अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ एटमॉस्फेयर आसमान में आप कहीं 400-500 किलोमीटर के ऊपर देखोगे तो वहां पे कितना होगा, AM0। AM1 का मतलब कितना होता है, जब सन बिल्कुल आपके सिर के ऊपर होता है तब क्या रहेगा, AM1 रहेगा। और 1.5 हम किसके लिए यूज करते हैं, जो नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए, भाई जो आपके सोलर सेल होते हैं, पैनल होते हैं, उसके लिए हम किस वैल्यू का यूज करेंगे, AM1.5। तो बस आपको ये पता होना चाहिए भाई एयर मास होता क्या है। भाई सोलर रेडिएशन अर्थ से जब पास करेगी तो एटमॉस्फेयर की वजह से सोलर रेडिएशन कमजोर हो जाती है, उस इफेक्ट को बताने के लिए हम एयर मास टर्म का यूज करते हैं। फिर आ जाता है सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। ये सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम क्या होता है, तो जो सनलाइट होती है उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा हम सिस्टम लेते हैं उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। दिस कन्वर्ट द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा सिस्टम कन्वर्ट करेगा, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। किसकी मदद से, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की हेल्प से। कौन सा सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं, नॉर्मली हम सिलिकॉन को यूज करते हैं। तो सनलाइट सोलर पैनल को हिट करेगी, भाई फोटोन होते हैं लाइट के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये मूवमेंट होती है और उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इसके अंदर जंक्शन होता है P और N जंक्शन का, और नाम से पता चलने लग रहा है N मतलब नेगेटिव, P मतलब पॉजिटिव। नेगेटिव के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, P मतलब पॉजिटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जो होल होते हैं ना, होल ज़्यादा होते हैं, होल यानी कि खाली जगह। तो जब फोटोन होते हैं यानी कि सनलाइट इससे हिट करेगी, N टाइप में इलेक्ट्रॉन PN जंक्शन के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो PN जंक्शन से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो N जंक्शन पे चले जाते हैं और होल होते हैं वो P जंक्शन पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं। इतना डीप में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए भाई सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, एक PN जंक्शन नाम की कोई चीज़ होती है, और ऐसा कुछ हमारा एक सोलर पैनल होता है। तो सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम की मदद से भाई हम सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। सोलर सेल कितने प्रकार के होते हैं, अब उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। ये मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन क्या होते हैं, अगर सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन से अगर हम सोलर पैनल को बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है लेकिन ये महंगे होते हैं। ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन, मल्टीपल क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करेंगे, एफिशिएंसी इनकी कम होती है लेकिन ये सस्ते होते हैं। तो मोनोक्रिस्टलाइन भाई एक सिंगल के क्रिस्टल से बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा, ढेर सारों से बनाएंगे तो सस्ता पड़ जाएगा। थिन फिल्म सोलर सेल क्या होते हैं, अगर नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से अगर हम सोलर सेल को बनाएं तो थिन फिल्म सोलर सेल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी भी कम रहेगी। तो सबसे बढ़िया रहेगा मोनोक्रिस्टलाइन भाई, अगर सिंगल क्रिस्टल से बनेगा तो। ये आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, मोनोक्रिस्टलाइन सिंगल क्रिस्टल से अगर आपने बनाया एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहेगी लेकिन महंगा पड़ेगा।
पॉली वाला सस्ता पड़ेगा लेकिन एफिशिएंसी कम है। थिन फिल्म वाला ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें क्रिस्टल का इस्तेमाल हम नहीं करते। फिर आते हैं फोटोवोल्टिक सिस्टम। जो आपने पूरा का पूरा सिस्टम देखा भाई, सूरज की रोशनी से, सनलाइट से आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आएगा फोटोवोल्टिक पैनल। जो भाई आपको इस टाइप के पैनल लगे हुए दिखते होंगे आजकल जगह जगह भाई, घरों की छत पे, बिल्डिंग्स पे, तो वे क्या कहलाते हैं, फोटोवोल्टिक पैनल्स कहलाते हैं। ये प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं जिनके ऊपर सनलाइट गिरती है और उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा, जो डीसी करंट होता है भाई, जो ये फोटोवोल्टिक सेल होते हैं ये डीसी करंट को जनरेट करते हैं, उसको हम एसी करंट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे घर वगैरह होते हैं उसी में हम किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, एसी करंट को, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को हम यूज करते हैं। माउंटिंग स्ट्रक्चर। माउंटिंग स्ट्रक्चर भाई लोहे का जो ढांचा हो गया जिसके ऊपर आप पैनल वैनल रखोगे, वो चीज़ आ गई। चार्ज कंट्रोलर, भाई जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए चार्ज कंट्रोलर, भाई बैटरी बेस्ड सिस्टम होता है, बैटरी हो गई, और मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया। तो ये सब भाई फोटोवोल्टिक सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फोटोवोल्टिक सिस्टम, ये 3 प्रकार के होते हैं जनरली, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकार का आता है ग्रिड कनेक्टेड। नाम से पता चलने लग रहा है ग्रिड कनेक्टेड। जो ग्रिड होती है आपकी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो पूरा का पूरा नेटवर्क होता है आपके कंट्री के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिड बोलते हैं। और अगर उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो ग्रिड कनेक्टेड। इसके अंदर क्या होता है भाई, आपने घर पे 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा लिया, ठीक है, उससे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, जितनी आपको चाहिए वो आपने यूज कर ली, बची हुई क्या है ग्रिड के अंदर आप सप्लाई कर दोगे। एक अलग मीटर लगा हुआ होगा और भाई वहाँ सप्लाई होती रहेगी, ठीक है। और उसका जो भी बिल बनेगा आपके बिल में से माइनस हो जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा बनेगा तो सरकार उसके पैसे आपको दे देगी। फिर दूसरा होता है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बैटरी लगी रहती है, ये स्टैंड अलोन सिस्टम होता है, ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं होता। भाई आपने घर पे पैनल लगवा लिया, जितनी बिजली आपको चाहिए उतनी आप यूज कर लोगे, जो बची हुई एक्स्ट्रा बिजली वो बैटरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है तो वो वेस्टेज जाती जाएगी, ठीक है। तो स्टैंड अलोन सिस्टम होता है, ग्रिड के साथ ये कनेक्टेड नहीं होता। एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, जो सोलर वाला सिस्टम होता है उसके साथ आप डीजल वाला सिस्टम या विंड एनर्जी वाला सिस्टम, कोई एक एक्स्ट्रा सिस्टम भी लगा लेते हो तो हाइब्रिड सिस्टम हो गया। तो फोटोवोल्टिक सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आई गई। तो ये तो हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली भाई, सनलाइट से आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो, वो भी एनर्जी है। और एक आप उससे डायरेक्ट थर्मल एनर्जी भी पैदा कर सकते हो भाई, जनरेट कर सकते हैं, हीट जनरेट कर सकते हैं आप उससे डायरेक्ट, ठीक है। तो उसका क्या प्रिंसिपल है, यूज सोलर एनर्जी टू हीट ए फ्लूइड विच कैन बी यूज फॉर हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो सोलर एनर्जी है, सनलाइट है, उसकी मदद से आप किसी फ्लूइड को, लिक्विड को आप गर्म कर सकते हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, सोलर कंसंट्रेटर। यानी कुल मिला के जो सूरज की रोशनी है, जो सन की हीट है, उसकी मदद से आप चीज़ों को गर्म करने लग रहे हो, वो भी तो एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी ही एनर्जी थोड़ी ना होती है, जो हीट होती है वो भी तो एक एनर्जी का पार्ट होता है। तो सोलर एनर्जी के एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। एबंडेंट एंड रिन्यूएबल। सोलर एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, आपको पता ही है भाई, कल भी सूरज निकलेगा, परसों भी निकलेगा। एबंडेंट है भाई, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये अवेलेबल है। इको फ्रेंडली है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल को रिड्यूस कर सकती है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कम है, और स्केलेबल है भाई, इसको हम लार्ज स्केल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ इसके फ़ायदे नहीं है, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, वे भी देख लेते हैं। इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा पड़ती है, मौसम के ऊपर डिपेंडेंट है भाई, मान लो कभी सनलाइट नहीं आई बादलों की वजह से या किसी और रीज़न से, तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भाई आपको सोलर पैनल चाहिए, और सोलर पैनल को लगाने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट है। और स्पेस भी भाई आज के दिन तो बहुत कम अवेलेबल है। जैसे शहरों के अंदर तो लोग फ्लैटों में रहते हैं, तो फ्लैट में किसके पास छत है, या वैसे भी अगर आपको कहीं लगाने हैं पैनल तो जगह की हमारे पास कमी है। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन है भाई, रात के टाइम आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कंटिन्यूस सप्लाई थोड़ी ना, 8-9 घंटे सनलाइट रहेगी तब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, उसके बाद आपको वो एनर्जी बैटरी वगैरह के अंदर स्टोर करके रखनी पड़ेगी। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब देख लेते हैं इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी के क्या क्या प्रोग्राम हैं। सबसे पहले आता है नेशनल सोलर मिशन।
इसके अंदर क्या है, ये 2010 के अंदर लॉन्च किया गया था, और जो सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसका हमने टारगेट रखा था 2022 तक हम 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे। अब ये 2024 में क्या स्टेटस है, हम 70 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करने लग रहे हैं। तो नेशनल सोलर मिशन, आपको नाम पता होना चाहिए बस। फिर आता है पीएम कुसुम। इसमें क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसके अंदर जो एक किसान होते हैं उनको हम सोलर पंप प्रोवाइड करते हैं, और जो किसानों के खेतों में भाई जो हमने सोलर पैनल लगाए हैं उसको ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जब फार्मर इलेक्ट्रिसिटी यूज ना कर रहा हो तो ग्रिड में सप्लाई होती रहे। तो ये कौन सी योजना है, पीएम कुसुम। फिर है रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम। भाई सभी घरों में और जो कमर्शियल बिल्डिंग है सभी की जो छत है वहाँ पे हम सोलर पैनल लगाएंगे, तो रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम। सोलर पार्क एस्टेब्लिश किए गए जगह जगह। सोलर पार्क इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है, बादड़ा राजस्थान के अंदर। तो ये सबसे लार्जेस्ट कहाँ, वो आपको पता होना चाहिए, बादड़ा राजस्थान के अंदर। उसके अलावा रेवा एमपी के अंदर है, कर्नाटक के अंदर भी सोलर पार्क बनाए गए हैं। डेडिकेटेड पार्क होते हैं, ठीक है, यानी खाली जगह पड़ी है राजस्थान में तो जो भाई रेगिस्तान वगैरह वहाँ पैनल वगैरह लगा दिए, तो ये सोलर पार्क हो गई। तो इसके साथ दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, जो सोलर एनर्जी के बारे में था। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको सारी समझ में आ रही होंगी। वैसे इस वीडियो को आज मैं स्टूडियो से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, कई बार से रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आपको आ सकती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पे अभी सब्सक्राइबर और रीच काफ़ी कम है, तो आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। जो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हो या व्हाट्सएप है, वहाँ आप वीडियोज़ को प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं। तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग एयर। तो जो मूविंग एयर के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उससे फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं विंड टर्बाइन की हेल्प से। इट इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ग्लोबली। यानी विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, विंड एनर्जी कहलाता है। बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं। अब आगे हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, विंड वाला हो गया, टाइडल वाला हो गया, ये हाइड्रो पावर वाला हो गया, तो जितने भी हम आगे चैप्टर देखने वाले हैं ना, उसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम ही रहने वाला है। इस बेसिक प्रिंसिपल को एक बार देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। विंड टर्बाइन कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। भाई विंड की कुछ वेलोसिटी होती है 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो विंड की काइनेटिक एनर्जी को पहले हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं मोटर की मदद से, और जो रोटर है मोटर है उसके बाद उससे हम किसको प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो कैसे रही है, तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट जानना जरूरी हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो बहुत पहले एक बड़े वैज्ञानिक हुए थे, फराडे साहब। वैसे 11वीं 12वीं में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ बस एक रिवीजन के पर्पज से इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फराडे साहब थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या कहा, भाई एक ऐसे कॉपर की कोयल लपेट दी उन्होंने, एमीटर कनेक्ट कर दिया, जब चुंबक इसके अंदर से पास करवाया, ठीक है, जब चुंबक इस कोयल के अंदर से पास करवाया तो एमीटर के अंदर क्या हुई, करंट फ्लो होने लग गया। तो फराडे साहब ने क्या कहा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इसका उल्टा भी सही है, अगर किसी कॉपर की कोयल में से अगर हम करंट को पास करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो ये सब कंसेप्ट हमें किसने बताए, फराडे साहब ने बताई, और यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इट इज़ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो, या तो मैग्नेट को इस कोयल के अंदर डाल दो, ठीक है, या तो चुंबक इस कोयल के अंदर घुसेगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगा, या फिर कोयल उठा के आप चुंबक के अंदर डाल दो तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगा। बात तो एक ही है। तो वहीं ये लाइन लिखी हुई है, या तो आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाओ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर के अराउंड चेंज करवा दो, दोनों एक ही चीज़ है, और उससे क्या हमारा होगा, करंट हमारा जनरेट होगा। तो 11वीं 12वीं में आपने बहुत पढ़ा है, ये आपने न्यूमेरिकल भी बहुत करे होंगे, यहाँ तो हम बेसिक देखने लग रहे हैं बस। अब इस दूसरे डायग्राम को भी देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर क्या है,
तो बचपन में जो मोटर देखी होगी ना आपने, कौन से वाली मोटर, जो भैया प्रोजेक्ट वगैरह करते थे तो 15-20 रुपए की वो मोटर आती थी एक छोटी सी भाई, 5-10 रुपए के सेल के साथ उसको कनेक्ट करते थे तो वो घूमती थी बहुत ज़्यादा स्पीड से, पंखे वंखे आप बना लेते थे या कुछ भी स्कूल में आपने प्रोजेक्ट करे होंगे, ये वो वाली मोटर है। ठीक है। या तो आप इस मोटर के अंदर करंट पास करवा दो तो ये मोटर गोल गोल घूमने लग जाएगी, या इस मोटर को घुमाओगे, यहाँ चुंबक लगा हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये कॉपर की कोयल है ऐसे, इधर नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेट लगा दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपने जनरेट कर दिया। ये कॉपर की कोयल जब इसके अंदर से घूमेगी तो उस चीज़ का वहीं तो मतलब हुआ कि भाई ये कॉपर की कोयल चुंबक के अंदर एक बार अंदर जा रही है एक बार बाहर जा रही है, तो उससे हमारा क्या जनरेट होगा, करंट डेवलप होगा। तो ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करने लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करने लग रहा है। थोड़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है भैया, आई होप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप समझ गए होगे। इस चैप्टर में कंसेप्ट एक यही था, आगे जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे सभी इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करने लग रही हैं। भैया एक टरबाइन होगी, टरबाइन गोल गोल घूमेगी, वो इस ऊपर की कोयल को गोल गोल घुमाएगी। कोयल जब गोल गोल घूमेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कोयल के अंदर से चेंज होने लगेगा और करंट हमारा जनरेट होता है। अब विंड टरबाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। विंड टरबाइन स्टार्ट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट ए मिनिमम विंड स्पीड। अब जो विंड टरबाइन है, अब ये तो है नहीं कि भाई बिल्कुल आराम आराम से वो घूमने लग रही है और तब भी इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करेगी, एक कुछ ना कुछ मिनिमम क्राइटेरिया तो होगा कि भाई इतनी स्पीड के ऊपर जब वो घूमेगी गोल गोल टरबाइन हमारी तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कट इन स्पीड बोलते हैं। ये कितनी होती है, 3 से 5 मीटर पर सेकंड होती है। कट इन स्पीड यानी कि जब करंट जनरेट करना हमारा विंड टरबाइन शुरू करेगी, यानी मिनिमम स्पीड 3 से 5, याद नहीं रखनी है, बस नाम याद रख लेना, इतना बहुत है। कट आउट स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड, भाई उससे ज़्यादा की आवाज़ अगर स्पीड चलेगी तो हमारा विंड टरबाइन खराब हो सकता है, टूट फूट हो सकती है। तो वो कितनी होती है, 25 मीटर पर सेकंड होती है, उसको हम कट आउट स्पीड बोलते हैं। तो कट इन कट आउट स्पीड आपको समझ में आ गई होगी। फिर आता है बैट्स लो। ये बैट्स लो क्या होता है, तो इसने कहा भाई मैक्सिमम पावर जो विंड टरबाइन प्रोड्यूस कर सकती है वो कितनी है, 59.3% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये थ्योरेटिकल लिमिट है, याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपने देख लिया कि भाई बैट्स लो क्या कहता है, जो मैक्सिमम पावर विंड टरबाइन पैदा कर सकती है वो कितनी है, 60% ऑफ दी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है। फिर आ जाते हैं विंड टरबाइन होते कितने प्रकार की हैं, तो जो उनकी एक्सिस है उसके आधार पे देख लेते हैं विंड टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं। पहला आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और दूसरा है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। अब नाम से ही पता चलने लग रहा है, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये विंड टरबाइन के ब्लेड है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर लगा रखे हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। अगर इस ब्लेड को आपने ऐसे वर्टिकल में लगा दिया तो ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। यानी ये ब्लेड जिस एक्सिस के ऊपर लगा हुआ है उसकी बात होने लग रही है। अब इनके फायदे नुकसान देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन है, ये मोस्ट कॉमन होते हैं और जो ब्लेड होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग घूमता है। ये एफिशिएंट होते हैं बट नीड यो मैकेनिज्म टू फेस द विंड। एफिशिएंट तो होते हैं ये, लेकिन एक चीज़ बताओ, ये आपके ब्लेड है और सामने से इधर से हवा आने लग रही है। आज मेरे पास पेन नहीं है तो माउस से ही मैं समझाऊंगा, तो बताया था मैंने स्टूडियो के अंदर नहीं हूँ, बाहर हूँ कहीं पे। तो ऐसे जब हवा आएगी तो ब्लेड इसका घूमेगा जी, नहीं ब्लेड इसका नहीं घूमेगा, हवा इसके परपेंडिकुलर चलनी चाहिए तभी इसका ब्लेड घूमेगा। तो ये इसका थोड़ा सा नुकसान है। और वर्टिकल एक्सिस के अंदर क्या है, अब हवा इधर से चले इधर से चले उधर से चले कहीं से भी हवा चले, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस वाला टरबाइन गोल गोल जरूर घूमेगा। वर्टिकल एक्सिस वाले को लगाने के लिए जगह कम, जगह के अंदर भी वर्टिकल एक्सिस वाला लग जाएगा भाई, घरों के अंदर इसको हम लगा सकते हैं। तो दो टाइप के होते हैं वो हमने देख ही लिए। हॉरिजॉन्टल वाला आवाज़ ज़्यादा करता है, वर्टिकल वाला थोड़ा आवाज़ भी कम करता है। और वर्टिकल वाला कहीं की भी आवाज़ चलने लग रही हो हमेशा चल पड़ेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले को भाई आपको समझ में आ ही रहा है, इसके ब्लेड चलाने के लिए ऐसे इधर हवा आनी चाहिए। फिर इंस्टॉलेशन के हिसाब से कितने प्रकार के विंड टरबाइन होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, ऑन शोर एंड ऑफ शोर। ऑन शोर यानी कि जो किनारे के ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर लगा दिया आपने, ऑफ शोर यानी कि जो आपने समुंदर के अंदर लगा दिए। तो भाई दिखती सी बात है, समुंदर के अंदर ऐसा कोई चीज़ लगाओगे तो महंगा पड़ेगा, एक्सपेंसिव होता है। लेकिन समुंदर के अंदर हवाएं भी बहुत तेज़ स्पीड से चलती हैं क्योंकि वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं होता, तो उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का।
विंड टर्बाइन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं भाई, ब्लेड लगे हुए होंगे, गियर बक्सा होगा, जनरेटर होगा, टावर होगा, और यो सिस्टम क्या होता है, टर्बाइन विंड को हमेशा फेस करता रहे, इसके लिए हम यो सिस्टम का यूज करते हैं। फिर आता है विंड फार्म लेआउट एंड साइट सिलेक्शन। भाई आप किस जगह पे विंड टर्बाइन को लगाओगे, तो भाई दिखती सी बात है, ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ विंड की स्पीड कट इन स्पीड से ज़्यादा हो। कट इन स्पीड यानी कि जो मिनिमम स्पीड है उससे ज़्यादा, कितनी थी वो, 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसी जगह लगाओगे जहाँ पे वो ज़्यादा बिल्डिंग्स ना हो, जैसे प्लेन्स, कोस्टल एरिया एंड माउंटेन्स रिज। ऑब्स्ट्रक्शन से दूर लगाओगे, और जो पावर ग्रिड होती है उसके नज़दीक लगाओगे, यानी जहाँ पे आपके टावर वगैरह है और इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सिस्टम है। इंडिया के अंदर देख लेते हैं विंड एनर्जी का क्या स्टेटस है। तो 2024 के अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 44 गीगावाट है, ये आपको याद नहीं करनी है। और कौन से स्टेट के अंदर विंड एनर्जी ज़्यादा है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के अंदर ये विंड एनर्जी ज़्यादा है। इंडिया की ग्लोबल 4th रैंक है विंड एनर्जी के अंदर। इसके एडवांटेज क्या, ये क्लीन एनर्जी है एंड रीन्यूएबल सोर्स है, कोई भी एमिशन नहीं होता, ना किसी हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। स्केलेबल फ्रॉम द सिंगल टर्बाइन टू द लार्ज फार्म, इसको भैया आप बड़े लार्ज स्केल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए, तो जैसे आपको टर्बाइन दिखने लग रही है, एक टर्बाइन बहुत बड़े एरिया को कंज्यूम कर लेता है, तो काफ़ी इसके लिए आपको एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। नॉइस एंड एस्थेटिक कंसर्न, ये देखने में अच्छे नहीं होते और बहुत ज़्यादा नॉइस को जनरेट करते हैं। बर्ड एंड बैट मोर्टेलिटी, जो पक्षियाँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उनके लिए खतरनाक होते हैं। अब इंडिया के अंदर देख लेते हैं गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं। तो सबसे पहले आता है नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये इनिशिएटिव थे। आखिरी में वैसे एक चैप्टर हमने डेडिकेटेड कर रखा है इनके लिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE, कहीं पे ये वर्ड भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है भाई, MNRE की फुल फॉर्म बताओ, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये अलग अलग भाई अथॉरिटी और मिनिस्ट्री फॉर्म की गई ताकि इस चीज़ को प्रोत्साहन मिल सके। तो भाई विंड एनर्जी वाला चैप्टर भी हमारा पूरा हो गया। इसके अंदर हमने देखा भाई कितने प्रकार के विंड टर्बाइन होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, और जो हमने कंसेप्ट देखा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, अब ज़्यादातर जगह यही वाला कंसेप्ट यूज होगा, कोई दूसरा कंसेप्ट हमारा यूज नहीं होगा। इसकी PDF आपको पता ही है भाई कहाँ पे मिलेगी, डिसिप्लिन लर्नर की जो ऐप है वहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की, और टेलीग्राम के ऊपर भी मैं शेयर कर दूंगा। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, बायोमास एंड बायो एनर्जी। पहले देख लेते हैं बायोमास क्या होता है। तो बायोमास इज ए ऑर्गेनिक मैटर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड वेस्ट यूज एज फ्यूल फॉर जनरेटिंग द हीट और इलेक्ट्रिसिटी। बायोमास क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है जो प्लांट से मिलता है, एनिमल से या वेस्ट से, जैसे कि भाई सूखे हुए नारियल, जो भूसा हो गया, कूड़ा कचरा हो गया, सनफ्लावर के सीड्स वगैरह हो गए, कॉटन हो गया, पत्ते वगैरह, गन्ना हो गया, लकड़ियाँ, तो ये सब क्या बायोमास का एग्जाम्पल है। एनिमल से भी हो सकता है भाई, मरे हुए जानवर, जानवरों का भाई गोबर वगैरह, वेस्ट भी, ये सब किसका एग्जाम्पल है, बायोमास का एग्जाम्पल है। और इससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं और हीट भी जनरेट कर सकते हैं। भाई इसको कोकोनट है या भाई जो भूसा है उसको जलाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी भाई आग पैदा होगी और उसको हीट की तरह आप यूज कर सकते हो। बायो एनर्जी क्या होती है भाई, बायोमास से जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो वो बायो एनर्जी कहलाती है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो बायोमास के सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर का वेस्ट, जैसे भाई गेहूँ कटने के बाद भाई जो फसल है वो तो आपने ले ली, लेकिन जो उसका भूसा वगैरह है, एनिमल का वेस्ट यानी गाय का गोबर वगैरह हो गया, पोल्ट्री लिटर हो गए, फॉरेस्ट्री वेस्ट भाई जो आपने लकड़ियाँ वगैरह काटी हैं और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो डस्ट हो गई, अर्बन वेस्ट जो घर से आप डस्टबिन में वेस्ट फेंक देते हो भाई, सब्जियों के छिलके वगैरह, फलों के छिलके, या सीवेज स्लज, ये सब किसका एग्जाम्पल है, सब बायोमास का एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं बायोमास कन्वर्जन टेक्निक। अब बायोमास पता चल गया, लेकिन इससे हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है थर्मोकेमिकल प्रोसेस, यानी आप टेम्परेचर की वजह से एनर्जी को जनरेट कर रहे हो, तो इसके अंदर सबसे पहला प्रोसेस आता है कंबसन। कंबसन के अंदर क्या है, सिंपल आपने उसको बर्न कर दिया, भाई सूखी लकड़ियाँ हैं उसके अंदर आपने आग लगा के
हीट को प्रोड्यूस किया, तो सिंपल प्रोसेस क्या हो गया, कंबसन हो गया। दूसरा होता है गैसिफिकेशन। ये गैसिफिकेशन क्या होता है, इसको देख लेना अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो। कन्वर्ट बायोमास इनटू सिंथेटिक गैस यूजिंग द लिमिटेड ऑक्सीजन। लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, जीरो ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, सिंथेटिक गैस, SYN गैस भी बोलते हैं इसको, सिन गैस। ये किसका मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा सिंथेटिक गैस क्या होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर क्या होती है, सिंथेटिक गैस। इसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो जो बायोमास होता है लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई के अंदर हीट करते हैं, ठीक है। पार्सली ऑक्सीडाइजिंग द फीड स्टॉक विद ऑक्सीजन और स्टीम एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के अंदर आप क्या करोगे, जो बायोमास है उसको हीट करोगे, तो हमें क्या मिल जाती है, सिंथेटिक गैस मिल जाती है। थोड़ी बहुत इसके अंदर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज भी होती हैं। पायरोलिसिस क्या होता है, अगर आप बायोमास को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हो तो हमें क्या मिलेंगे, बायो ऑयल, सिंथेटिक गैस, बायो कैरी, ये सब मिलेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पायरोलिसिस कहेंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करोगे तो पायरोलिसिस, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन दोगे तो गैसिफिकेशन, और उससे हमें क्या मिलेगी, सिंथेटिक गैस मिलेगी। फिर बायोकेमिकल प्रोसेस आ जाते हैं जिसके अंदर भाई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आ जाता है एनएरोबिक डाइजेशन। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है बैक्टीरिया की हेल्प से, माइक्रोबियल की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो हमें क्या मिल जाती है, बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बायोगैस। इसको हम गोबर गैस भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है, हम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। एनारोबिक के अंदर तो सब कुछ था, एनारोबिक में तो ऑर्गेनिक मैटर था। फर्मेंटेशन में हम किसको ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, किसके अंदर, अल्कोहल एंड एसिड्स के अंदर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि शुगर केन होता है, गन्ने से हमने क्या बना ली, बायो इथेनॉल। एक टाइप से जो शराब बनाने वाला प्रोसेस है, ये वही वाला प्रोसेस हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे। फिर आ जाती है बायोगैस टेक्नोलॉजी। तो भाई बायोगैस टेक्नोलॉजी के अंदर वहीं आ गई, बायोगैस क्या होती है, यानी कि गोबर गैस। इसके अंदर मीथेन होती है 55 से 65%। बस ये पता होना चाहिए मेजर क्या होती है इसके अंदर, गोबर गैस के अंदर मीथेन गैस होती है CH4, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और हल्की फुल्की हाइड्रोजन सल्फाइड और NH3 होती है, अमोनिया वगैरह। बायोगैस प्लांट, जो भाई गोबर गैस बनाते हैं, उसके प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के प्लांट होते हैं। KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ने जो मॉडल दिया, कौन सा, फ्लोटिंग ड्रम डिज़ाइन। कौन सा डिज़ाइन दिया, फ्लोटिंग ड्रम डिज़ाइन। फ्लोटिंग ड्रम डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, एक ड्रम रहता है, ड्रम किस का बना होता है, स्टील का ड्रम होता है। पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा, फ्लोटिंग ड्रम के अंदर जो ड्रम हम यूज करते हैं उसकी शेप क्या होती है और वो किस चीज़ का बना होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप होती है और स्टील का ड्रम होता है, कंक्रीट का नहीं होता, स्टील का ड्रम रहेगा। KVIC यानी कि फ्लोटिंग ड्रम का जो डिज़ाइन होता है उसके अंदर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ने दिया, और उसके अंदर भाई गैस इकट्ठा होती रहती है, और जो स्लरी होता है उसके ऊपर वो तैरता रहता है। दूसरा होता है दीनबंधु मॉडल। ग्रामीण भारत में ये वाला मॉडल ही ज़्यादा फेमस है, दीनबंधु मॉडल। तो इसके अंदर तो क्या है, सिंपल है, मिक्सिंग टैंक का जो गोबर वगैरह है या भाई बायोमास है, आपने मिक्स वगैरह करके इस टैंक के अंदर डाल दिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो होती नहीं, और यहाँ पे क्या बन जाती है, मीथेन यानी गोबर गैस यहाँ पे बनती रहती है। तो ये दीनबंधु मॉडल। फिक्स डोम होता है इसके अंदर, ठीक है। क्या होता है, फिक्स डोम। किसका बना होता है, ईंटों से बना सकते हो या कंक्रीट से बना सकते हो। तो हम दोस्तों इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो जो बायोगैस हमने जनरेट करी है उसको हम कुकिंग में, पावर जनरेशन में और फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास बायोफ्यूल। बायोफ्यूल कितने प्रकार के होते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 टाइप के हमारे पास बायोफ्यूल होते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन होता है उसको हम डायरेक्टली, जो फूड क्रॉप होती हैं, जैसे शुगर केन से आपने इथेनॉल बना ली, तो जो खाने की फसलें होती हैं उनसे हम इसको बना सकते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया या फिर मक्का हो गया। तो इससे एक एथिकल डिलेमा भी रहता है कि भाई खाने के लिए तो अनाज नहीं है और तुम खाने से बायो फ्यूल बनाने लग रहे हो, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम समझ सकते हो। फिर होते हैं सेकंड जनरेशन। इसके अंदर हम फूड क्रॉप से नहीं बनाते, हम नॉन एडिबल बायोमास से, जैसे कि भाई गेहूं का भूसा हो गया, वुडी क्रॉप्स हो गई, वेस्ट हो गया, उससे हम बायोफ्यूल बनाते हैं।
ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। वही फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो खाने वाला फूड होता है उससे हम बायोफ्यूल बनाते हैं। तो डिलेमा आ जाता है कि भाई खाने की चीज़ों से आप फ्यूल क्यों बनाने लग रहे हो, पहले लोगों का पेट भरो। सेकंड जनरेशन के अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम नहीं खाते, जैसे भाई कोई सब्जी खराब हो गई, एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे। थर्ड जनरेशन के अंदर आता है अलगी वगैरह आ गई, तो जो अलगी होती है उससे हम बायोफ्यूल बनाते हैं। और फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या होता है भाई, मतलब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, डीएनए वगैरह टाइप से या फिर बैक्टीरिया वगैरह से हम बनाते हैं। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह उस चीज़ों को हम यूज कर लेते हैं। तो टाइप क्या क्या बायोफ्यूल के, तो बायोफ्यूल के अंदर पहले आता है बायो इथेनॉल। तो जो शुगर केन होता है उससे हम एथेनॉल बनाते हैं, उसको हम पेट्रोल के अंदर ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है। एक होता है बायोडीजल, उसको हम डीजल की ब्लेंडिंग के अंदर यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपने वैसे भी सुन रखे होंगे अगर आप भाई गाड़ी वाड़ी चलाते हो, कि भाई आजकल वो वाली माइलेज नहीं आ रही। अब वो आएगी भी कहाँ से, सरकार उसके अंदर इथेनॉल बनाने मिक्स करने लग रही है पेट्रोल के अंदर। और एथेनॉल सस्ता होता है और वो शुगर केन से हम इजीली उसको बना लेते हैं। तो ये चार टाइप के होते हैं, आपको पता चल गए होंगे। फर्स्ट जनरेशन के अंदर खाने वाली चीज़ों से, सेकंड जनरेशन के अंदर वेस्ट वगैरह से होते हैं। बायोमास एनर्जी का स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10 गीगावाट है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इंडस्ट्रीज में और ट्रांसपोर्टेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, वेस्ट को रिड्यूस करता है, जो भाई ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसकी मदद से आप एनर्जी बना सकते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। डिसएडवांटेज क्या है, तो कंपटीशन विद दी फूड क्रॉप्स। जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है उसके अंदर जो फूड क्रॉप है उनकी मदद से हम बायोफ्यूल बनाने लग रहे हैं, तो वो एक डिसएडवांटेज है। सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फीड स्टॉक, जैसे भाई शुगर की है ना, उसका जो सीजन है उसी में आएगा। जो मक्का हो गया वो उसके सीजन में ही आएगा। तो सीजनल अवेलेबिलिटी रहती है इसकी, तो एक डिसएडवांटेज है। एयर पोल्यूशन भी इससे हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, तो नेशनल बायो एनर्जी मिशन है और ब्लेंडिंग टारगेट फॉर बायोफ्यूल्स। 2025 तक जो आपका पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल मिक्स रहेगा, 80% ही पेट्रोल रहेगा। तो आपकी गाड़ी के इंजन पे भी डैमेज हो सकता है, माइलेज भी घट सकती है, लेकिन भाई अब टारगेट है तो टारगेट है ही। तो पढ़ाने के हिसाब से मैंने आपको जो बायोफ्यूल वाला चैप्टर है वो करवा दिया है। अब आ जाते हैं हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या होती है, तो हाइड्रो पावर वो एनर्जी होती है जो हम मूवमेंट ऑफ वाटर से क्रिएट करते हैं। भाई वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे टरबाइन से, और टरबाइन से फिर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। अगर कोई आपसे पूछे ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, तो हाइड्रो पावर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है, तो जो वाटर होता है भाई किसी हाइट के ऊपर पानी होगा 20 मीटर 30 मीटर, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तब वाटर जब उस हाइट से नीचे फॉल करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से टरबाइन गोल गोल घूमेगी। टरबाइन जब रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, वहाँ जनरेटर लगे रहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को पहले काइनेटिक में, काइनेटिक को मैकेनिकल में, और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ हाइड्रो पावर प्लांट होता है। जैसे भाई वाटर का रिजर्वोयर है, या आपने डैम बना दिया यहाँ के ऊपर, तो किसी हाइट के ऊपर पानी है, जब हाइट से पानी नीचे की तरफ हम छोड़ेंगे, ये पेन स्टॉक नाम की पाइप होती है, लार्ज डाई की पाइप, जिससे पानी नीचे की तरफ आता है। तो टरबाइन के ब्लेड गोल गोल घूमेंगे, टरबाइन जनरेटर के साथ कनेक्ट रहती है। जनरेटर गोल गोल घूमेगा तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, मैंने आपको बता ही दिया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वो ट्रांसमिशन टावर की मदद से आपके घरों तक या जहाँ भी फैक्ट्री वगैरह तक पहुँचानी है वो पहुँच जाती है। कितने प्रकार के प्लांट होते हैं, पहला आता है रन ऑफ रिवर। रन ऑफ रिवर जैसे कि नाम से ही पता चलने लग रहा है, रिवर कोई फ्लो होने लग रही है, वहाँ आपने रास्ते में टरबाइन लगा दिए, तो रिवर की फ्लो की वजह से टरबाइन के ब्लेड गोल गोल घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं। सेकंड होता है रिजर्वोयर। भाई रिजर्वोयर एक लार्ज वाटर बॉडी होती है जिसके अंदर हम बहुत सारा वाटर स्टोर करके रख सकते हैं। ये क्या होता है, मोर रिलायबल होता है और पीक लोड हैंडलिंग के अंदर ये यूज आता है। पीक लोड हैंडलिंग यानी कि एक बारी में बहुत ज़्यादा अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो तो आप रिजर्वोयर के अंदर जो भाई हाइड्रो पावर प्लांट है उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। फिर आप पंप स्टोरेज, इसके अंदर क्या करते हैं, जब भाई पीक नहीं है या भाई सोलर एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी अब हमें को यूज
कर ही नहीं पा रहे तो हम उसको स्टोर कहाँ करें? तो हम क्या करेंगे, एक मोटर लगा देंगे यहाँ पे मोटर लगा के पानी को वापस ऊपर टैंक के अंदर चढ़ा देंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी तो पानी इस टरबाइन के थ्रू फ्लो करता हुआ इलेक्ट्रिसिटी दोबारा डेवलप हम कर सकते हैं। तो हमारी क्या आ गई, पंप स्टोरेज। फिर आता है मिनी या माइक्रो हाइड्रो, जो बहुत छोटे साइज के प्लांट होते हैं, 25 मेगावाट से भी छोटे, जो कि लोकल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मिनी या फिर माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट आप समझ गए होगे। कंपोनेंट क्या क्या है हाइड्रो पावर प्लांट के? तो इसके अंदर देखो, जिस पाइप के थ्रू पानी आता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेन स्टॉक बोलते हैं। यह आपका पावर हाउस हो गया। टरबाइन, टरबाइन आपकी यहाँ पे लगी होती है, ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइन। पानी जब इस टरबाइन के ब्लेड से टकराता है तो ये गोल गोल घूमेंगे ब्लेड इसके, और जनरेटर से कनेक्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेवलप हो जाती है। टेल रेस क्या होती है? तो जो पानी यहाँ से फ्लो करके टरबाइन से निकल के पानी जो यहाँ पे आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये टेल रेस हो गई। और बीच में यहाँ पे एक टैंक लगा रहता है, उसको बोलते हैं सर्ज टैंक। उसको क्या बोलेंगे, सर्ज टैंक। अगर अचानक से आपने यहाँ पे पाइप को बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से पाइप डैमेज ना हो जाए, यहाँ पे एक टैंक सा बना देते हैं, उसको बोलते हैं सर्ज टैंक। इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए हाइड्रो पावर होती क्या है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है इंडिया के अंदर, 47 गीगावाट है। और मेजर स्टेट कहाँ पे है भाई जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हम यूज करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। जहाँ पे रिवर होंगी, रिवर के अंदर फ्लो ज़्यादा होगा और हाइट से पानी नीचे की तरफ गिर रहा होगा, वहीं तो ये प्रोजेक्ट होंगे। जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं तो इस टाइप के स्टेट में ही इसका ज़्यादा वो है। फिर ये आप क्लासिफिकेशन देख सकते हो कैपेसिटी के हिसाब से। 100 किलोवाट से अगर कम की कैपेसिटी होगी तो माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट कहेंगे, 100 किलोवाट से 2 मेगावाट होगी तो मिनी कहेंगे। इतना डीप में आपको नहीं जाना है। आपको हाइड्रो पावर प्लांट समझ में आ गया भाई कैसे होता है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब करीब 50 गीगावाट है, वो भी आप सारी याद नहीं कर सकते तो उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके देख लेते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिलायबल बेस लोड पावर है, ये इंपॉर्टेंट है। रिलायबल बेस लोड पावर, इसका क्या मतलब है? अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का यूज कर सकते हो। भाई सनलाइट की तो एक लिमिटेशन है, जितनी सूरज की रोशनी आ रही है उतनी आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हो, वैसे ही विंड की, वैसे ही बायोमास की। लेकिन हाइड्रो पावर के अंदर तो आपके पास कंट्रोल है ना। इस डैम के दरवाजे जब आप खोल लोगे, इस गेट को खोल लोगे, तभी पानी फ्लो करेगा और तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलायबल बेस लोड पावर, लाइफ स्पैन इसका ज़्यादा होता है भाई, 100 150 साल एक प्लांट चल जाता है। फ्लड कंट्रोल में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। क्विक स्टार्ट टाइम है इसका, इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है भाई। सिंपल क्या करना है, डैम के गेट खोल देने हैं और तुरंत ये चालू हो जाता है। क्लोज करना भी उतना ही आसान है। डिसएडवांटेज क्या है? इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा, एक डैम और प्लांट बनाने के अंदर 30 40 साल लग जाते हैं और करोड़ों की कॉस्ट आती है। बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है, गांव के गांव खाली करवाने पड़ते हैं हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए। एक्वेटिक इकोसिस्टम इससे इफेक्टेड होती है, मछलियों पर असर पड़ता है। और सीजनल वेरिएशन होता है फ्लो के अंदर। रेनी सीजन के अंदर तो वाटर ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, लेकिन गर्मियों के दौरान वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या है? तो मिनिस्ट्री एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने क्या निकाली हुई है, स्मॉल हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट निकाले हुए हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये भाई एक पीएसयू है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है जियो थर्मल एनर्जी। ये जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है? जियो थर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी स्टोर बीनीथ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ के सरफेस के नीचे हीट एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जियो थर्मल एनर्जी। इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं या डायरेक्ट हीटिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिन्यूएबल है और इसका फ़ायदा क्या है, 24/7 हमेशा अवेलेबल रहती है और कार्बन एमिशन इससे कम होता है। अर्थ के जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर नीचे बहुत ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पे प्लांट लगा दिया, यहाँ से आपने पानी, ठंडा पानी यहाँ से डाला, पानी यहाँ पे गर्म हो जाएगा, हॉट वाटर आपने स्टीम में कन्वर्ट कर लिया। जो भाप होती है उससे टरबाइन के ब्लेड घूमेंगे गोल गोल, और कोई भी चीज़ गोल गोल घूमेगी तो क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो शुरू में बताई दिया, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी और इन ट्रांसमिशन टावर के थ्रू, ग्रिड के थ्रू आपके घरों तक या जहाँ भी पहुँचानी है वो पहुँचा सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी के सोर्स क्या है? तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ का जो कोर है अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे टेम्परेचर है।
तो उस हीट की मदद से हम वाटर को एवोपरेट करवा सकते हैं, स्टीम बना सकते हैं, भाप की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। और डायरेक्ट भी जो हीटेड है भाई, गर्म पानी हो गया या कोई भी लिक्विड आपने गर्म करके जो भी उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो भी आप कर सकते हैं। जियोथर्मल रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ड्राई स्टीम, फ्लैश स्टीम और बाइनरी साइकिल। ड्राई स्टीम क्या होता है? स्टीम डायरेक्टली कम फ्रॉम द ग्राउंड टू ड्राइव द टर्बाइन। या आपने ठंडा पानी डाला, पानी गर्म हुआ, भाप बन गई उसकी, तो हॉट वाटर यहाँ से ऊपर आया, टर्बाइन के ब्लेड घूमेंगे, तो ये कौन सा हो गया? ड्राई स्टीम। दूसरा होता है फ्लैश स्टीम। इसके अंदर क्या होता है? जो हॉट वाटर होता है वो स्टीम के अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है सडन प्रेशर ड्रॉप की मदद से। किसकी मदद लेते हैं हम? सडन प्रेशर ड्रॉप की मदद लेते हैं, वो हमारा फ्लैश स्टीम हो गया। बाइनरी साइकिल क्या होती है? इसके अंदर हम किसी सेकेंडरी फ्लूइड को इस्तेमाल करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है। जैसे वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कोई हम ऐसा फ्लूइड लेंगे जैसे आइसोब्यूटेन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो भाई, 30-40 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने लग जाए, ताकि वाटर वेपर जल्दी बन जाए। वाटर वेपर टर्बाइन के ब्लेड को जल्दी जल्दी घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। तो बाइनरी साइकिल। ड्राई के अंदर पानी, बाइनरी के अंदर कोई ऐसा फ्लूइड लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फ्लैश स्टीम के अंदर सडन प्रेशर ड्रॉप की वजह से हम स्टीम बनाते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भाई, स्टीम पैदा होगी, टरबाइन के ब्लेड घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसके यूज क्या क्या है? डायरेक्ट हीटिंग के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इससे हम बना सकते हैं भाई, हीटिंग के जितने भी एप्लीकेशन है ना, किसी भी चीज़ को गर्म करना हो तो हम जियोथर्मल एनर्जी की मदद से हीटिंग कर सकते हैं। स्पा के अंदर, बाथिंग के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट का तो आपको बता ही दिया। इंडिया के अंदर देख लेते हैं हॉट स्प्रिंग कहाँ कहाँ पे है। तो पूगा वैली लद्दाख ये फेमस है। पूगा वैली लद्दाख ये जियोथर्मल एनर्जी का इंडिया में मेजर सोर्स है। एडवांटेज क्या है? तो पूरे साल इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। लैंड फुटप्रिंट इसका मिनिमम, क्योंकि सब कुछ ज़मीन से नीचे ही होने लग रहा है प्रोसेस सारा का सारा। डिसएडवांटेज क्या है? जो ड्रिलिंग की कॉस्ट है और एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है ग्राउंड की। ऐसे थोड़ी ना कि भाई आप 10 मीटर खोदा और तभी जियो थर्मल एनर्जी मिल जाएगी। साइट की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। और करोजिव गैस भी भाई, ज़मीन के नीचे से खतरनाक गैसेज भी निकल सकती हैं, उनको भी हैंडल करना पड़ता है। और सीस्मिक एक्टिविटी जो भाई भूकंप वगैरह आ सकता है, आपने ज़मीन को भाई ड्रिलिंग कर करके अंदर से ख़त्म कर दिया, खोखला कर दिया, तो सीस्मिक एक्टिविटी भी हो सकती है, भूकंप भी आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों हमारा आता है ओशियन एनर्जी। ओशियन एनर्जी क्या होती है? तो भाई जो सी होते हैं, समुंदर होते हैं, उससे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमारी ओशियन एनर्जी होती है। 3 प्रकार की होती है मेजर, टाइडल, वेव एंड ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। एक एक करके देख लेते हैं। टाइडल एनर्जी, तो समुंदर के अंदर ज्वार और भाटा होता है, हिंदी में हम ज्वार और भाटा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाई टाइड और लो टाइड। जो चंद्रमा होता है, मून होता है, उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समुंदर के अंदर एक बार ऊंची लहरें आती हैं, एक बार नीची लहरें आती हैं, तो ज्वार और भाटा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं। तो टाइडल एनर्जी यूज द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हाइड्रो पावर के अंदर आपने पढ़ा था, अब ये हाई टाइड आई, जहाँ आपने कुछ प्लांट सा लगा दिया, तो जो पानी नीचे फ्लो करके जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं? टाइडल बराज बना सकते हैं, यानी कि एक डैम जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम समुंदर के किनारे पे। देखो ये एग्जाम्पल है, जब ऊंची लहरें आई तब आपने पानी यहाँ तक भर लिया, ठीक है, फिर क्या करेंगे? जो पानी आपने यहाँ तक भर लिया वो टरबाइन के थ्रू पास करेगा, टरबाइन के ब्लेड घूमेंगे, तो जब टरबाइन के ब्लेड घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला प्रिंसिपल है सारा का सारा। दूसरा है इसके अंदर टाइडल स्ट्रीम जनरेटर। डायरेक्ट भैया आप समुद्र की सतह के ऊपर भी टरबाइन वगैरह लगा सकते हो। एडवांटेज क्या है भाई? प्रिडिक्टेबल है ये और रिलायबल सोर्स है, क्योंकि भाई ज्वार और भाटा समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड कब आएगी वो हमें पता है। चंद्रमा की जो मून है उसकी मूवमेंट के हिसाब से हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई भी एमिशन नहीं है और लॉन्ग लाइफ स्पैन है इसका। डिसएडवांटेज क्या है? कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऐसी कोस्टल लोकेशन बहुत कम है जहाँ आप इस तरीके से, ये आप
टरबाइन वाला और बराज वाला सिस्टम बना सकते हो, लिमिटेड साइट अवेलेबल हैं। और मरीन इकोसिस्टम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हो सकता है, जो मछलियाँ और समुद्र का इकोसिस्टम वो बिगड़ सकता है। फिर दोस्तों हमारे पास आती है वेव एनर्जी। ये वेव एनर्जी क्या होती है? वेव आर जनरेटेड बाय द विंड ब्लोइंग अक्रॉस द ओशियन सरफेस। भाई जब समुद्र की सतह होती है वहाँ पे जब हवा चलती है तो लहरें पैदा होती हैं। उन लहरों की जो एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो क्या कहलाएगी? वो वेव एनर्जी। किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? ओसिलेटिंग वाटर कॉलम की हेल्प से, पॉइंट एब्जॉर्बर की मदद से और अटेनुएटर की मदद से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आते हैं अटेनुएटर। ये अटेनुएटर क्या होते हैं? भाई फ्लोटिंग डिवाइस होते हैं जो वेव्स के साथ बैंड हो जाते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी हम डेवलप कर सकते हैं। अब डायग्राम से देख लेते हैं। पॉइंट एब्जॉर्बर, जैसे समुद्र की सतह पे ये भाई आपने कुछ एब्जॉर्बर टाइप के लगा दिए, तो जब ऊंची लहरें आएंगी तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे खींचेगा, खींचेगा तो क्या होगा भाई? टरबाइन, इसके अंदर जो ब्लेड वगैरह है या मूविंग मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। जैसे दिखने लग रहे हैं आपको फ्लोटिंग सर्ज कन्वर्टर। ये सरफेस अटेनुएटर हो गई। तो बैंड हो जाने वाला कुछ डिवाइस होता है, जब इसके अंदर मूवमेंट होती है वेव्स की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो जो समुद्र के अंदर ये लहरें उठती हैं उनकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेज क्या है? तो हाई एनर्जी डेंसिटी, भाई काफ़ी एनर्जी इससे हमें मिल जाती है। विजुअल इम्पैक्ट कम है, भाई मतलब जैसे विंड टर्बाइन है देखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये क्या है समुद्र के अंदर है, कौन इनको देखने लग रहा है, और पानी के अंदर ये वैसे छुप जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी ज़्यादा है, अभी भी इनको हम डेवलप करने लग रहे हैं, लार्ज स्केल पे इस्तेमाल हम नहीं करते। फिर अगला आता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो जैसे हमने जियो थर्मल एनर्जी वाला पढ़ा, तो उसी टाइप से ये है। यूज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म सरफेस वाटर एंड कोल्ड डीप सी वाटर टू ड्राइव द हीट इंजन एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि आपने जियो थर्मल के अंदर पढ़ा, भाई टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है, ज़मीन के अंदर हाई टेम्परेचर रहता है और उससे हम किसी भी लिक्विड को एवोपरेट करके इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करते हैं। तो इसी तरीके से ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के अंदर भी हम टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। एडवांटेज क्या है इससे? कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक आउटपुट हमें मिलता है, 24/7 आवर इसकी अवेलेबिलिटी रहती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहता है और डीसैलिनेशन को हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं। डीसैलिनेशन का क्या मतलब? भाई समुद्र का जो खारा पानी होता है उसको ठीक करना। डिसएडवांटेज क्या है? कैपिटल कॉस्ट, भाई बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। ट्रॉपिकल रीजन्स में ही ये सूटेबल है। ट्रॉपिकल रीजन मैंने आपको शुरू में बताए दिए थे, कौन से होते हैं? जो भाई इक्वेटर की लाइन होती है उससे 23 डिग्री ऊपर 23 डिग्री नीचे। इंडिया के अंदर क्या पोटेंशियल है? तो जो गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर, वहाँ पे टाइडल एनर्जी हम आज के दिन एक्सट्रैक्ट करने लग रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र के अंदर जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वहाँ पे वेव एनर्जी डेवलप होती है, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास हम ओशियन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने लग रहे हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर में आपके लिए यही जानना जरूरी था कि भाई जो ओशियन होता है, सी होता है, उससे हम एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आ जाता है हाइड्रोजन एनर्जी एंड दी फ्यूल सेल। तो मॉडर्न टाइप की टेक्नोलॉजी है ये हाइड्रोजन एनर्जी, कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन इज ए क्लीन हाई एनर्जी फ्यूल यूज इन द इंटरनल कंबसन इंजन और फ्यूल सेल। इट प्रोड्यूस द जीरो एमिशन एट द पॉइंट ऑफ यूज। अच्छा, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, जीरो एमिशन एट द पॉइंट ऑफ यूज। जहाँ हम इसको यूज करने लगते हैं वहाँ पे कोई भी एमिशन नहीं करता, ठीक है। और हाई एनर्जी फ्यूल होता है, और इसके अंदर हम इंटरनल कंबसन इंजन में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है। और इसने क्या लिखा हुआ है, जहाँ हम यूज करते हैं वहाँ कोई भी एमिशन नहीं होता, लेकिन जब आपको हाइड्रोजन बनानी पड़ेगी तब तो एमिशन होगा ना। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इसमें इधर से ऑक्सीजन आएगी, इधर से हाइड्रोजन। अच्छा, नीचे इसका प्रिंसिपल देख ही लेते हैं कैसे काम करता है। हाइड्रोजन जैसे आपको पता है लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन कलरलेस ओडोरलेस गैस है, कोई इसकी स्मेल नहीं होती। एनर्जी कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा है, डीजल से 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी इससे मिलती है। और हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? H2O। H2O आपको पता ही है, वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर यानी कि H2O। तो वाटर अगर इससे निकलता है तो कोई भी हार्मफुल भाई एमिशन इससे नहीं होने लग रहा है। फिर आ जाते हैं भाई
हाइड्रोजन को हम बनाएंगे कैसे, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के मेथड क्या क्या है। तो पहला है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, जो नेचुरल गैस होती है उसकी मदद से, या फिर मीथेन हो गई उसकी मदद से हम हाइड्रोजन को बना सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जहाँ इसको यूज करने लग रहे हैं वहाँ तो कोई एमिशन नहीं है, लेकिन जहाँ हाइड्रोजन आप बनाओगे वहाँ पे तो एमिशन होगा, तो CO2 इससे निकलती है। इलेक्ट्रोलिसिस, भाई जो वाटर होता है H2O, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से आप हाइड्रोजन को अलग कर दोगे, ऑक्सीजन को अलग कर दोगे, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। बायोमास गैसिफिकेशन, जो बायोमास होता है उसको आप हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रोलिसिस, तो जो सनलाइट की मदद से आप भाई वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर सकते हो। तो हाइड्रोजन के सोर्स थे, तो ये हमारे लिए जानने के लिए ज़रूरी इसलिए थे भाई, हाइड्रोजन को जब हम बनाते हैं तब एमिशन हमारे हो सकते हैं। हाइड्रोजन कितने प्रकार की होती है, तो उसकी हमने कलर कोडिंग करी हुई है, ग्रे, ब्लू, ग्रीन एंड पिंक। ग्रे वाला, अगर हम फॉसिल फ्यूल की मदद से हाइड्रोजन को निकालने लग रहे हैं तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होगी, और इसको यूज करने का फ़ायदा क्या हुआ, अगर एमिशन होने लग रहे हैं तो ग्रे कलर होता है इसका। मतलब हमने बताने के लिए ग्रे कलर दे दिया उसको कि भाई ग्रे हाइड्रोजन है, वैसे कलर उसका कुछ नहीं होता हाइड्रोजन का। ब्लू, जो फ्यूजल फ्यूल से और कार्बन कैप्चर की मदद से मिलता है। ग्रीन, रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से यानी इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से आप हाइड्रोजन को लेते हो, तो ग्रीन हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन, अगर आप न्यूक्लियर पावर से इसको लेते हो। इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है। ये फ्यूल सेल काम कैसे करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन हम बना कैसे सकते हैं, ठीक है। फ्यूल सेल कैसे काम करता है। फ्यूल सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर विद नो कंबसन। जो फ्यूल सेल होता है हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और कोई भी इससे हमारा एमिशन नहीं होता। बेसिक रिएक्शन इसके अंदर देख लेते हैं। एनोड के ऊपर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। कैथोड पे जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर को डेवलप करेगी। डायग्राम में देखिए आप, यहाँ से हाइड्रोजन आई, H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई, और हाइड्रोजन आयन इधर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके पानी के फॉर्म में निकल जाएंगे, तो कोई भी एमिशन नहीं हुआ। फ्यूल सेल समझ गए ना, बहुत आसान चीज़ थी। एनोड के ऊपर हाइड्रोजन, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन, तो ये इसकी रिएक्शन होती है, समझने के लिए है, रटने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। फ्यूल सेल भी कई प्रकार के होते हैं, अब इतना डीप में हमें फ्यूल सेल नहीं पढ़ने हैं, ये पता होना चाहिए फ्यूल सेल होते क्या है। हाइड्रोजन की एप्लीकेशन क्या है, व्हीकल्स के अंदर हम इसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे आप पेट्रोल डीजल करते हो उसकी जगह आप हाइड्रोजन को यूज कर लो, बैकअप पावर की तरह यूज कर सकते हो। इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, स्टील बनाने में, अमोनिया में, रिफाइनिंग में। एनर्जी स्टोरेज के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, कोई भी एमिशन नहीं होता, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में अवेलेबल है। जो वाटर है आपका H2O, वहाँ से आप हाइड्रोजन कितने भी बना सकते हो, हाइड्रोजन को आप स्टोर करके रख सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो भाई सिलेंडर के अंदर, जैसे आपके घरों में गैस आती है उस टाइप से। डिसएडवांटेज क्या है, प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा महंगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना डेवलप नहीं हुआ है भाई इसको हम यूज कर सकें। स्टोरेज के चैलेंजेस हैं भाई, फ्लेमेबिलिटी और बल्कि। हाइड्रोजन को स्टोर करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, कब उसमें आग लग जाए, धमाका हो जाए, तो वो दिक्कत रहती है। इंडिया के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 के अंदर ये शुरू हुआ था, लेटेस्ट मिशन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, टारगेट क्या है इसका, 5 MTPA ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2020। फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट और हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा फोकस है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, भाई हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर फोकस था इस चीज़ का। तो भाई एनर्जी तो हमने पढ़ लिया, अलग अलग प्रकार की कितनी एनर्जी होती है। अब देख लेते हैं उस एनर्जी को हम स्टोर करके कैसे रखेंगे, ठीक है। एनर्जी तो पढ़ ली हमने, लेकिन उसको स्टोर कैसे करें। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्टोर दी एक्सेस एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो जाती है उसको हमें स्टोर करना पड़ता है। एंड रिलीज इट व्हेन डिमांड अराइज, जब भी डिमांड आएगी तब उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, दिन में आपने स्टोर कर ली बैटरी में और रात के टाइम आपने उसको यूज कर लिया। इसकी मदद से ग्रिड स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, लोड बैलेंस होता है, और एनर्जी रिलायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। तो ज़रूरत क्यों है, जैसे भाई सोलर एनर्जी क्या है, इंटरमिटेंट, रात के टाइम सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है।
स्टोरेज करेंगे तो क्या हमें बैकअप पावर मिलेगी, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी रेगुलेट होगी और एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी। किस किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं वो देख लेते हैं। मैकेनिकल स्टोरेज कर सकते हैं। ये मैकेनिकल स्टोरेज क्या है? तो पंप हाइड्रो स्टोरेज, जो हाइड्रो पावर वाले में मैंने आपको बताया था ना, जब एक्स्ट्रा एनर्जी है तो हम क्या करेंगे, पानी को वापस से पंप की मदद से ऊपर टंकी के अंदर पहुंचा देंगे, और जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी तो टंकी में से पानी को हम नीचे लेके आएंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आता है फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज। इसके अंदर क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। मेट्रो सिस्टम के अंदर और यूपीएस में इसका इस्तेमाल होता है। कंप्रेस एयर एनर्जी स्टोरेज, तो एयर को हम कंप्रेस करके अंडरग्राउंड स्टोर कर लेते हैं, और जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी होगी तो उससे हम टरबाइन यूज करके, भाई कंप्रेस एयर है, एयर जब रिलीज होगी तो टरबाइन के ब्लेड घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेवलप हो सकती है। इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज क्या है, तो भाई लिथियम आयन बैटरी हो गई, लीड एसिड बैटरी हो गई, फ्लो बैटरी, यानी बैटरीज के फॉर्म में आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हो। थर्मल स्टोरेज क्या है, तो सोलर थर्मल पावर प्लांट और जो HVAC सिस्टम होते हैं, हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग वाले सिस्टम, उसके अंदर हम थर्मल स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन स्टोरेज, हाइड्रोजन के फॉर्म में आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हो। भाई एक्स्ट्रा एनर्जी कन्वर्ट बन गई है आपके पास, तो आप क्या करोगे, वाटर का हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करवा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दोगे और हाइड्रोजन को स्टोर करके रख लोगे, तो हाइड्रोजन के फॉर्म में भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो कैसे कैसे हम एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं वो आपको चीज़ें पता चली गई होंगी। इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है, तो भाई 2030 तक हमारा क्या टारगेट है कि हम 50 गीगावाट की बैटरी स्टोरेज को डेवलप करेंगे। रीन्यूएबल एनर्जी का हमारा क्या टारगेट था, 500 गीगावाट का 2030 तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 10, स्मार्ट ग्रिड एंड एनर्जी मैनेजमेंट। स्मार्ट ग्रिड क्या होती है, स्मार्ट ग्रिड एक इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क होता है दैट यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेंसर, ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशन टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इंटीग्रेट द रिन्यूएबल एंड एम्पावर द कंज्यूमर्स। कुल मिला के स्मार्ट ग्रिड आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंपल नेटवर्क ही होता है। भाई जो खंभे हो गए, टावर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, भाई पावर स्टेशन वगैरह हो गया, उसके अंदर आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, स्मार्ट मीटर का, सेंसर का, ऑटोमेशन का इस्तेमाल अगर आप कर लेते हो तो हमारी क्या बन जाती है, स्मार्ट ग्रिड बन जाती है। इसके फीचर्स क्या क्या है, बायो डायरेक्शनल पावर फ्लो, जैसे ऑन ग्रिड सोलर प्लांट आपने लगा दिया अपने घर के ऊपर, तो क्या होगा, अगर आपको बिजली की जरूरत पड़ रही है तो ग्रिड से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ भी सकती है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने लग रही है तो आप इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड के अंदर सप्लाई कर सकते हो। तो स्मार्ट ग्रिड की मदद से ये पॉसिबल है। बायो डायरेक्शनल पावर फ्लो, सेल्फ फिलिंग कैपेबिलिटी है, रियल टाइम हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, भाई कितना लोड आने लग रहा है, कितनी वोल्टेज है, क्या करंट फ्लो करने लग रहा है। ऑटोमेटिक आउटेज डिटेक्शन एंड रिस्टोरेशन, स्मार्ट मीटर एंड डिमांड रिस्पॉन्स, तो ये सारे स्मार्ट ग्रिड के फीचर हैं। कंपोनेंट क्या क्या है स्मार्ट ग्रिड के, तो स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर क्या यूज़ मतलब मेजर करेंगे, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज होने लग रही है वो हम किसकी मदद से करेंगे, स्मार्ट मीटर की मदद से। एडवांस मीटरिंग सिस्टम, टू वे कम्युनिकेशन इसकी मदद से हम कर सकते हैं। स्कैडा, ये स्कैडा क्या होता है, तो ये हमने पिछले चैप्टरों में भी पढ़ा था, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। जो स्मार्ट ग्रिड होती है उसको मैनेज करने के लिए स्कैडा सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं। सेंसर एंड आईओटी डिवाइस, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग, आपने पूरे सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू जोड़ दिया। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब किसका एग्जाम्पल है, कंपोनेंट है, ये स्मार्ट ग्रिड के कंपोनेंट है। डिफरेंस देख लेते हैं, जो ट्रेडिशनल ग्रिड होती है और स्मार्ट ग्रिड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रेडिशनल ग्रिड में तो वन वे पावर सप्लाई होगी, भाई पावर स्टेशन से आपके घर पे आ सकती है, लेकिन स्मार्ट ग्रिड में टू वे पावर सप्लाई हो सकती है। ट्रेडिशनल में मैनुअल है, स्मार्ट ग्रिड के अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल हम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में कम्युनिकेशन लिमिटेड है, स्मार्ट ग्रिड के अंदर डिजिटल और रियल टाइम कम्युनिकेशन है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपने बिजली का बिल नहीं दिया तो इलेक्ट्रिसिटी वाले डिजिटली ही आपका मीटर बंद कर देंगे, ठीक है, कनेक्शन काट देंगे। एक टाइप से वो कम्युनिकेशन नहीं है तो हुआ वो इंटीग्रेशन। ट्रेडिशनल ग्रिड सेंट्रलाइज थी, लेकिन स्मार्ट ग्रिड क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। रिलायबिलिटी, ट्रेडिशनल वाली इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन जो आज के दिन स्मार्ट ग्रिड चलने लग रही है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और रिलायबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है।
एडवांटेज क्या है स्मार्ट ग्रिड के? भाई बिजली की चोरी रुकती है इससे, फॉल्ट डिटेक्शन को हम जल्दी वो कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, रिन्यूएबल के साथ इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। डायनामिक प्राइसिंग एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट इससे हम कर सकते हैं। डायनामिक प्राइसिंग का क्या मतलब है? जैसे कि भाई लोड ज़्यादा आ गया, गर्मी के दिन है, दिन में बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई तो बिजली के रेट कर देंगे 8 रुपये यूनिट, रात के टाइम डिमांड कम है तो बिजली के रेट कर देंगे 4 रुपये यूनिट। इसको बोलते हैं डायनामिक प्राइसिंग। फिर आता है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं भाई? EMS रेफर टू द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यूज फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द एनर्जी यूजेज इन हाउस, इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड यूटिलिटी। यानी एक टाइप से ऐसा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम है जिसकी मदद से आप ये मेजर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो भी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होने लग रही है। स्मार्ट ग्रिड मिशन, भाई इंडिया के अंदर क्या क्या मिशन है स्मार्ट ग्रिड से रिलेटेड? तो स्मार्ट ग्रिड मिशन चलने लग रहा है, तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, मैसूर, इसके अंदर इसको हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। स्मार्ट मीटर का प्रोग्राम चलने लग रहा है, 25 करोड़ स्मार्ट मीटर 2030 तक लगाने का टारगेट है। डिस्कॉम के अंदर हम रिफॉर्म करने लग रहे हैं। डिस्कॉम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी होती है ना, जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको हम डिस्कॉम बोलते हैं। उसमें रिफॉर्म अब चलने लग रहे हैं। अब देख लेते हैं ग्रीन एनर्जी के अंदर इंडिया में क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्योंकि पॉलिसी से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन दी क्लाइमेट चेंज 2008। तो इसके अंदर क्या था? क्लाइमेट जो चेंज होने लग रहा है उससे कॉम्बैट करने के लिए, उसको कम करने के लिए एक ये फ्रेमवर्क बनाया गया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन दी क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर 8 मिशन थे टोटल, जिसमें से एनर्जी स्पेसिफिक 3 मिशन थे, जिसमें से कौन कौन से थे वो? नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन दी सस्टेनेबल हैबिटेट। नेशनल सोलर मिशन को हम देख लेते हैं। इसका टारगेट था 2022 तक 100 गीगावाट की एनर्जी को अचीव करना, और लेकिन बाद में इसको रिवाइज करके हमने कितना कर दिया? 280 गीगावाट बाय 2030। तो स्टार्टिंग में भी इसको हमने देख लिया था, नेशनल सोलर मिशन भाई जो सोलर एनर्जी है उसको ये प्रमोट करती है। विंड एनर्जी पॉलिसी, ये विंड एनर्जी को प्रमोट करती है। नेशनल एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी, तो जो स्टोरेज है इलेक्ट्रिसिटी का बैटरीज के अंदर, तो उसको ये प्रमोट करती है। एनकरेज दी बैटरी स्टोरेज सिस्टम एंड पंप हाइड्रो स्टोरेज। एनर्जी को आप कैसे स्टोर कर सकते हो? बैटरी में भी स्टोर कर सकते हो और हाइड्रो पावर के अंदर भी। अब हमने स्टोरेज सिस्टम देख लिया ना कितने प्रकार के होते हैं। नेशनल बायो एनर्जी मिशन, इसके अंदर क्या है? तो जो बायोमास पावर प्लांट होते हैं इसको एनकरेज करता है ये। PM कुसुम स्कीम, तो जो किसान होते हैं उनके खेतों के अंदर सोलर पंप लगाने को ये इनिशिएटिव करता है भाई, उनको प्रोत्साहन देता है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट अप टू 2 मेगावाट, PM कुसुम। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। स्टेट लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर देख लेते हैं भाई क्या क्या चलने लग रहा है। यूपी का हम एग्जाम देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उत्तर प्रदेश में कौन सी एनर्जी है? यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये किसको प्रमोट करती है? रूफटॉप सोलर को, माइक्रो ग्रिड्स को एंड सोलर वाटर पंप्स को ये प्रमोट करती है। इंटरनेशनल वो देख लेते हैं भाई ग्रीन एनर्जी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया था, और नॉन फ्यूजल फ्यूल जो एनर्जी कैपेसिटी है 2030 तक 500 गीगावाट का इंडिया ने इसके अंदर प्लेज किया था कि भाई हम ये काम करके दिखाएंगे। और पेरिस एग्रीमेंट जैसे आपको शुरू में ही बता दिया था, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही हम रखने का टारगेट रखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 क्या है? कि सभी तक अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल एनर्जी पहुंच सके। तो ये कौन सा गोल है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7। ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म इंडिया के अंदर है? तो उजाला योजना। उजाला योजना के अंदर हमने क्या किया था? सभी को LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जो पहले वाले बल्ब होते थे वो बहुत ज़्यादा पावर को यूज करते थे, लेकिन ये LED बल्ब पावर का कंजप्शन कम करते हैं, तो उजाला योजना। फिर PAT प्रोग्राम, इसके अंदर क्या? जो लार्ज इंडस्ट्री हैं उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए था। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फंड, तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन देने के लिए फंड बनाया गया। फेम, ये फेम स्कीम क्या है? फास्टर एडाप्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो उस पर सब्सिडी मिलती है ना, तो वो इसी स्कीम के अंदर मिलती है, फेम वाली स्कीम के अंदर, FAME। अब आज के दिन का जो हमारा लेक्चर है उसका आखिरी सब्जेक्ट, आखिरी टॉपिक आ गया, चैप्टर नंबर 12, एनवायरमेंटल एंड द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। आप यहाँ तक पहुँचे हो तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है।
वीडियो आपको कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और प्ले लिस्ट आपको बताई दी, बाकी आप तुरंत फटाफट देख के अपना सिलेबस वहाँ से कवर कर सकते हो। तो जो कन्वेंशनल एनर्जी है, जो फ्यूजल फ्यूल बेस एनर्जी है, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे भाई कोयला हो गया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, राख, लैंड डिग्रेडेशन, भाई ज़मीन खराब होती है, ये सब इम्पैक्ट पड़ते हैं। ऑयल से एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन होता है, न्यूक्लियर से रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, नेचुरल गैस से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होते हैं। तो एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं जो कन्वेंशनल एनर्जी है। और ग्रीन एनर्जी के क्या फ़ायदे हैं, कोई एमिशन नहीं करती, वाटर का यूजेज बहुत कम होता है हाइड्रो पावर को छोड़ के, लैंड का यूजेज भी इसके अंदर कम होता है, और भाई जो रेगिस्तान वगैरह ख़राब ज़मीन है वहाँ हम सोलर प्लांट हम लगा के उसका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई टॉक्सिक वेस्ट नहीं निकलता, और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत कम नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका। फिर दोस्तों आता है कार्बन फुटप्रिंट कंपैरिजन। ये कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, तो कार्बन फुटप्रिंट इज एन एनवायरमेंटल इंडिकेटर दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एक्सप्रेस एज द CO2 इक्विवेलेंट। तो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर किसी भी पोल्यूशन का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म में मेजर करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट आपको पता ही चल गया भाई, एनवायरनमेंट पे किसी भी एक्टिविटी का कितना फर्क पड़ता है, किसके टर्म में मेजर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म में। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की को अगर एक वैल्यू दे दी तो मीथेन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, 29.8। इसी तरीके से इनकी वजह से ये सभी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। तो ये कार्बन फुटप्रिंट देख सकते हो, जैसे इंसान अपनी कोई छाप छोड़ देता है ना, वैसे ही जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो पोल्यूशन क्रिएट करती है, ठीक है। जैसे आपने गाड़ी चलाई तो उसकी वजह से कुछ CO2 का एमिशन हुआ या हार्मफुल गैसेज का एमिशन हुआ, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म में मेजर कर लेते हैं। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलने लग रहा है, एयरपोर्ट से, थर्मल प्लांटों से, या एग्रीकल्चर की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वजह से, तो उसको हम कार्बन फुटप्रिंट के टर्म में मेजर कर लेते हैं। फिर आता है कार्बन क्रेडिट। ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन क्रेडिट आर परमिट दैट अलो द ओनर टू एमिट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैस। कार्बन क्रेडिट एक टाइप का भाई परमिट हो गया जिसकी मदद से आप एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकते हो, या फिर किसी भी दूसरी ग्रीन हाउस गैस को आप छोड़ सकते हो। वन क्रेडिट अलो द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट ऑफ अदर कार्बन हाउस वो ग्रीन हाउस गैस। वन क्रेडिट का क्या मतलब है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड आप एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ सकते हो। अल्टीमेट गोल इसका क्या था, भाई ग्रीन हाउस गैस का एमिशन को खत्म करना। आप कहोगे कि सर इसमें तो आप कह रहे हो ग्रीन हाउस गैस आप छोड़ सकते हो, तो इससे कम कैसी होंगी, तो भाई कम ऐसी होंगी जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसको पेड़ वगैरह लगाने पड़ेंगे, वे पेड़ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेंगे, खत्म कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड वो कम करेंगे उस हिसाब से उस इंडस्ट्री को क्रेडिट मिल जाएगा, और उसको यूज करके वो उतना पोल्यूशन कर सकती है। भाई पहले तो ये बड़ा सिस्टम नहीं था, पहले तो अपनी मन मर्जी से पोल्यूशन करने लग रही थी, अब कम से कम पेड़ लगा के तो करेगी, तो कुछ तो एनवायरनमेंट पे कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक क्रेडिट का क्या मतलब है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन एनर्जी के इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं वो हम देख लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। जो फ्यूजल फ्यूल होते हैं जैसे कि भाई कोयला हो गया, नेचुरल गैस वगैरह हो गई, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत महंगी पड़ती है, हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, भाई अमेरिका से, सऊदी अरब से, इजराइल, उससे ईरान वगैरह से। लेकिन ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन एनर्जी क्या है, ये फ्री मिलती है हमको सन से और विंड से। ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी आई होती है ग्रीन एनर्जी की, लो होती है। इनिशियल कॉस्ट जो होती है फॉसिल फ्यूल की कम होती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस की इनिशियली कॉस्ट ज़्यादा होती है। लाइफ साइकिल कॉस्ट, अगर हम पूरी लाइफ साइकिल के अंदर कॉस्ट देखें तो फ्यूजिल फ्यूल की ज़्यादा रहेगी और ग्रीन हाउस की कम रहेगी। जॉब क्रिएशन, फॉसिल फ्यूल से लो स्किल की जॉब क्रिएट होती है, लेकिन ग्रीन एनर्जी से हाई स्किल की जॉब क्रिएट होती है। फॉसिल फ्यूल के भाई क्या कॉस्ट पड़ते हैं, भाई पोल्यूशन होता है, इंसान की हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर आ सकते हैं, इंपोर्ट बिल, भाई दूसरे देशों से हमें फॉसिल फ्यूल मंगवाने पड़ते हैं, इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता है। रीन्यूएबल एनर्जी के क्या फ़ायदे हैं, लॉन्ग टर्म में सेविंग होती है, स्टेबल टैरिफ, भाई दूसरे देशों से हमें कुछ नहीं मंगवाना पड़ता है, एनर्जी में हम इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, और इससे हमें जॉब क्रिएशन में फ़ायदा मिलता है। चैलेंजेस क्या क्या है, इंटरमिटेंट, भाई हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकती, लेकिन इसको हम भाई सोल्व कैसे कर सकते हैं, बैटरी स्टोरेज बना के हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन, हाई इनिशियल कॉस्ट है इसकी। रिसाइकलिंग में दिक्कत आती है, भाई जो सोलर पैनल होते हैं उसको रिसाइकल कैसे करेंगे,
सोलर पैनल की जब लाइफ ख़त्म हो जाएगी, है तो एक टाइप से वो वेस्ट ही, ग्रिड के साथ इंटीग्रेशन करने में हमें प्रॉब्लम आती हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है भाई, बैटरी यूज कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन में दिक्कत है तो घरों के ऊपर ही सोलर पैनल लगा दो। धीरे धीरे कॉस्ट कम होती जा रही है इसकी, और स्मार्ट ग्रिड हम आज के दिन बनाने लग रहे हैं, जो फ्यूचर में जो भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट क्या 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 है ग्रीन इकोनॉमी को, तो ग्रीन बॉन्ड सरकार ने निकाले हुए हैं इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। एक तो होते हैं सिंपल बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं भाई, सरकार पैसे उठाती है मार्केट से तो उसको बॉन्ड बोलते हैं। ग्रीन बॉन्ड क्या हो गई, सरकार पहले से ये बता देगी कि जी हम अच्छे काम के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन बॉन्ड कहेंगे, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए। कार्बन ट्रेडिंग को सरकार बढ़ावा दे रही है, ताकि जो कार्बन क्रेडिट मैंने आपको बताया भाई, किसी ने 10 पेड़ लगाए तो उसके बदले उसको 1 क्रेडिट मिल गया, तो उसको बेच सकता है। कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। सब्सिडीज एंड टैक्स ब्रेक, तो जो फेम स्कीम बताई, फास्टर एडेप्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उस टाइप की स्कीम गवर्नमेंट निकाल सकती है। ठीक है, सब्सिडी दे सकती है, जॉब क्रिएशन स्कीम लगा सकती है सरकार। तो समरी में क्या कहेंगे, ग्रीन एनर्जी इज नॉट जस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली बट इकोनॉमिकली वायबल इन द लॉन्ग टर्म। इट रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट, मिनिमाइज द पोल्यूशन कॉस्ट एंड क्रिएट द लोकल जॉब while मूविंग इंडिया टूवर्ड ए क्लीनर एंड सेल्फ रिलायंट एनर्जी फ्यूचर। तो अगर हमें क्लीनर और सेल्फ रिलायंट एनर्जी फ्यूचर चाहिए तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई आपका अगर स्पेशल सजेशन हो वो आप बता सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। पीडीएफ इसकी कहाँ पे मिलेगी, तो जो ऐप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगी। थोड़े बहुत लेक्चर की मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर रखी है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना। और जो बची हुई मैराथन अभी आपने नहीं देखी तो उन बची हुई मैराथन्स को भी आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ग्रीन एनर्जी का जो भी टॉपिक है ये हमारा ख़त्म हुआ, इसके अंदर इतना ही था, कोई इतना मुश्किल नहीं था ये, और इसको इजीली आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और जितने क्वेश्चन आएंगे आप सारे इसके कर पाएंगे। कोई फैक्चुअल बेस 1-2 क्वेश्चन आ गया तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, फैक्चुअल बेस क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता। तो चलिए, धन्यवाद एंड थैंक यू।